चलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. Good evening all of you. Good evening. Today we start supplement which is given for ECIPL. Now this is applicable for December 2024 exams. I repeat, when it is applicable for December 24, मतलब it is on and after December 24 every attempt के लिए this becomes applicable. मतलब on and after मतलब जून 25 के लिए भी ये applicable होगा, December 25 के लिए भी यही applicable होगा. Same amendments are applicable. Now this supplement for paper number 6 group number 2 is somewhere in the close of 168 pages, 164 pages apart from the introduction. मतलब almost एक 150 पौने 200 पेज का amendments है, right? अब उसके अंदर which all chapters they have covered are very very important to understand. All the 5 important chapters of ECIPL have amendments. If you see the chapters are, one is FEMA, second is FDI, third is FTP, fourth is Competition Act, and fifth is Consumer Protection. So today first we will start covering from FEMA law. कहाँ से शुरू करेंगे आज? तो पहले हम लोग फर्स्ट अमेंडमेंट लेंगे FEMA law relating to Foreign Exchange Management Act. This is our lesson number 1. इसमें सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है और यही अमेंडमेंट हमको पढ़ना है, ठीक है? तो पहले इसके अंदर जो आया नया, that is FEMA. Very important to mark is manner of receipt and payment regulations 2023 जो नया नोटिफाई हुआ है. This is the new notification. I repeat, FEMA मार्क करना है manner of payment and receipt. Manner of payment and receipt मतलब receipt and payment. Regulations is 2023. This is a new notification जिसके लिए इन्होंने एक अमेंडमेंट दिया है रेगुलेशन 3 का. जो ये रेगुलेशन 3 पूरा दिया है, राइट? आई रिपीट, दिस रेगुलेशन 3 इज द ओनली अमेंडमेंट, मतलब एक ही आंसर है. देयर इज वन सिंगल आंसर ऑफ रेगुलेशन 3, ठीक है? तो चालू करते हैं रेगुलेशन 3. एक ही रेगुलेशन पढ़ना है. सो इट्स यहाँ से शुरू होता है. रेगुलेशन 3 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट मैनर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट रेगुलेशंस 2023 स्टेट्स दैट save as otherwise in a manner as provided the act, rules or regulations made or directions, no person resident in, bolo, no person shall make or shall receive payment from a person resident. Very important. So regulation 3 is very clear that if you are a person resident in, then you shall not make नॉर रिसीव, मतलब ना देना है लेना है एनी पेमेंट फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. मतलब इफ आई एम अ रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट, देन आई कैन नॉट मेक नॉर आई कैन एक्सेप्ट, राइट, एनी पेमेंट ऑफ व्हाट? पेमेंट ऑफ इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी. इट इज ऑलवेज फॉरेन करेंसी. सो फॉरेन करेंसी में पेमेंट मुझे नॉन रेसिडेंट से एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है एज पर रेगुलेशन 3. ओके, हाउएवर रेगुलेशन 3 ने इसको पूरा प्रोहिबिट किया है. मतलब ये तो किसको बोलते हैं पता है? ये बोलते हैं ब्लैंकेट बैन. क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को? ब्लैंकेट बैन. ब्लैंकेट बैन मतलब क्या होता है? ब्लैंकेट हम लोग क्यों वर्ड यूज करते हैं? ब्लैंकेट मतलब चद्दर. तो जब भी अपन सोने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? साहिल तू नहीं, तू ऐसे ही सो सकता है क्लास में, बट नॉर्मल लोग जब चद्दर लेके सोते हैं तो कैसे करते हैं? वो पूरा चद्दर के अंदर घुस जाते हैं. तो आपके जो बॉडी का लेंथ है उतना आपने चद्दर ढक लिया, तो इसलिए आपका पूरा बॉडी कवर हो गया. सेम वे जैसे हमने वर्ड ब्लैंकेट को समझा है, उसी वर्ड ब्लैंकेट को हमको फैमा में समझना है. तो ब्लैंकेट मतलब क्या हो गया? टोटल बैन. कि इफ आई एम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, आई शैल नॉट मेक nor receive any payment in foreign currency from a person resident outside. ये ब्लैंकेट बैन हो गया. बट ब्लैंकेट बैन इंडिया में अलाउड नहीं है. हमें कंप्लीटली फॉरेन करेंसी को तो ना बैन करना है. अगर ये ब्लैंकेट बैन होता तो फिर फेरा और फैमा में फर्क क्या होता? व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड? फेरा वाज हैविंग अ ड्रैकोनियन लॉ ऑफ हैविंग अ ब्लैंकेट बैन. तो यहाँ पे हमको यहाँ पे ब्लैंकेट बैन न देके हमको ये देखना है कि आरबीआई कहीं ना कहीं तो अगर किसी न किसी लोगों को अलाउ करेगी, प्रोवाइडेड वो लोग उन्हें आरबीआई को अप्लाई करेंगे. सो इमीडिएटली ब्लैंकेट बैन को डिनाई करने के लिए इन्होंने सेकंड पैराग्राफ क्या लिखा? तो पहले पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि भाई ब्लैंकेट बैन मतलब
टोटल बैन मतलब अगर मैं देश में रेसिडेंट हूं तो मैं न तो पेमेंट दूंगा न तो पेमेंट लूंगा फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड। हाउएवर सेकंड पैराग्राफ क्या बोलता है कि अगर आप आरबीआई के पास जाएंगे और एप्लीकेशन देंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब पहले बोलते हैं नहीं कर सकते, फिर क्या बोलते हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग बोथ द पैराग्राफ्स? सो आई रिपीट, टोटल ब्लैंकेट बैन है बट द एप्लीकेशन हैज टू बी मेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नाउ दिस हैज टू बी ऑलवेज डन थ्रू एन ऑथोराइज्ड पर्सन। ये भी हमें पता है क्योंकि फैमा क्या बोलता है, आपको जब भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है, यू वांट टू डील इट, ओके यू डील इट, बट यू डील इट ओनली विथ थ्रू एन हु आर ऑथोराइज्ड पर्सन, द बैंक्स, राइट, दोज हु हैव लाइसेंसेस टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज में डील करने का लाइसेंस है, वैसे व्यक्तियों या वैसे व्यक्ति या वैसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगर आप डील करेंगे तो रिजर्व बैंक को प्रॉब्लम नहीं है। तो ए आप दो बातें मानेंगे। पहली बात क्या मानेंगे कि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करना है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको एप्लीकेशन किसको करना है? आरबीआई को करना है। और जब भी करेंगे तो किसके द्वारा करना है? ऑथोराइज्ड पर्सन। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? नाउ आपको पेमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो व्हाट आर द वेरियस मोटिव्स, व्हाट आर द वेरियस मोटिव्स फॉर विच यू विल रिक्वायर टू मेक पेमेंट्स? सो सबसे पहले आपको पेमेंट क्यों करना पड़ रहा है? भैया आप ऐसे ही तो किसी को पैसे नहीं दोगे फॉरेन एक्सचेंज में। Why are you paying the foreign exchange? There has to be some purpose. So the first purpose is given trade, कि आपने दो देशों के बीच में क्या किया है? ट्रेड ट्रांजैक्शंस। तो आपको पैसा तो देना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम अ सिंपल फैक्ट, मैंने अगर कोई सामान जापान से इंपोर्ट किया है तो मेरे को जापान को पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे देश का लॉ बोलेगा नहीं कर सकते तो कैसे चलेगा? तो मुझे आरबीआई के पास जाके अप्लाई करना है कि मैंने जापान से इंपोर्ट किया है, अरे हाँ ना, और मैं ये पेमेंट कर सकता हूँ, पर पेमेंट किसके द्वारा करूंगा? ऑथोराइज्ड पर्सन। सो दे आर नॉट बैनिंग द ट्रांजैक्शन, दे आर टेलिंग यू कि इन ट्रांजैक्शन में आप ये कायदा फॉलो करोगे। पहला है रिसीट और पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गिवन बिलो ऑफ एलिजिबल गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी मेड एज अंडर। अब इन्होंने देश के हिसाब से, अलग अलग कंट्री के हिसाब से इन्होंने कायदा चेंज कर दिया, नया जो रूल आया, रेगुलेशन आया। सो दिस न्यू रेगुलेशन फैमा रिसीट एंड पेमेंट रेगुलेशन 2023 पहले क्या कर रहा है? पहले हमारे पास ये रेगुलेशन नहीं था इन द ओल्ड लॉ ऑफ फैमा। जो न्यू अमेंडमेंट क्या कर रहा है? कंट्री देख रहा है क्या वो कंट्री हमारी फ्रेंडली रिलेशन है या नहीं। यू नो आई हैव ऑलवेज एक्सप्लेन्ड यू एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन। आई हैव ऑलवेज एक्सप्लेन्ड यू एमएफएन का कॉन्सेप्ट व्हाइल टीचिंग फैमा। तो फैमा में अब क्या किया इन्होंने? बड़ा क्लियर किया कि आप कौन सा देश हो, हम पहले चेक करेंगे। आप जो देश हो आपके लिए कानून अलग है। सो हर देश के लिए एक कानून न रख के हमने देश वाइज, लाइक कंट्री वाइज हमने लॉ बनाया है। दैट्स अवर न्यू रेगुलेशन जो आज हम पढ़ने बैठे हैं। इज इट वेरी वेरी क्लियर व्हाट आर वी लर्निंग टुडे? अच्छा, बाय द वे एज आई टोल्ड यू देयर इज ओनली वन आंसर। तो ऐसे नहीं कि हमें सिर्फ रीड करके निकाल देना, ऐसा करना होता तो मैं इतना सब समझाता ही नहीं। Whenever there are amendments, you have to go in proper detail because amendments में से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, राइट? एंड हिस्ट्री, मतलब बोलते हैं ना, हिस्ट्री एक चीज बताती है कि अमेंडमेंट में से वो लोग कम से कम 25 से 30 मार्क का पेपर पूछ लेते हैं। सो समटाइम्स 1/4 ऑफ द पेपर और 1/3 ऑफ द पेपर इज फ्रॉम द अमेंडमेंट्स, एंड दैट्स द रीजन एवरी स्टूडेंट बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम्स अपने को ये सप्लीमेंट पूरा रेफर करना है। अच्छा, अभी आप एक 150-200 पेज आप पीडीएफ से पढ़ने बैठोगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप उसमें मार्किंग्स नहीं कर सकते, आप उसमें नोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आया है इस बार। नॉर्मली अमेंडमेंट्स 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज के होते हैं। हाउएवर फॉर दिस अटेम्प्ट देयर आर अमेंडमेंट्स व्हिच आर इन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। सो यू आर लकी दैट यू आर गिविंग दिस अटेम्प्ट, राइट? तो ऐसे टाइम पे अमेंडमेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि इसके जो रेलेवेंट पोर्शंस है जो मैं मार्क करके दे रहा हूँ, एटलीस्ट उनका प्रिंट निकाल के उसमें नोट बना के आप पढ़ाई करना। ओके, पहला देश इन्होंने बताया नेपाल एंड नेपाल एंड भूटान। ओके, वेरी क्लियर। पहले नेपाल एंड भूटान के बारे में हमने ये बोला था पहले, अगर हमने ओल्ड फैमा लॉ देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम ये रेगुलेशन जब तक नहीं आई थी, तो अभी नेपाल एंड भूटान के बारे में हमने क्या बोला था पहले वो देखें। हमने ये बोला था कि नेपाल एंड भूटान के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन होएगा, इवन विजिट होएगा नेपाल एंड भूटान में, अरे हाँ ना, तो फॉरेन करेंसी लेके जाना परमिसिबल नहीं है। द रीजन वॉज गिवन देयर इज इन नेपाल एंड भूटान इंडियन करेंसी इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड, देन व्हाट इज द नीड ऑफ फॉरेन करेंसी? व्हाट इज द नीड ऑफ फॉरेन करेंसी? नो नीड, ऐसा हमने पढ़ा था। बट नाउ स्पेसिफिकली फॉर ट्रेड ट्रांजैक्शंस
between Nepal and Bhutan. We here have a now amendment in the form of Regulation 3. पहले बोलता है नेपाल में भूटान इन इंडियन रूपी, पहले वर्ड क्या बोल रहा है? इन provided that in case of exports from India where the importer in Nepal has been permitted by the Nepal Rashtra Bank. Now what is Nepal Rashtra Bank? पहली बार नाम आया. जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. अरे हाँ है ना, इंडिया में व्हाट इज द सेंट्रल बैंक? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वैसे नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है नेपाल राष्ट्र बैंक. क्या नाम है बोलो? सो अगर इम्पोर्टर नेपाल मतलब जो वहां के नेपाल के इंपोर्टर को, अगर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, बड़ा क्लियर, अगर मैं यहाँ से राइट एंड दैट टू आई एम एक्सपोर्टिंग इन इंडियन करेंसी. Imagine I'm exporting in to Nepal. So if I am an exporter from India, so importer is obviously a Nepalese. So importers in Nepal are governed by the Nepal FEMA law. अरे हाँ है ना, तो नेपाल का FEMA is governed by नेपाल राष्ट्र बैंक. इसलिए पहली बार हमारे इंडिया के कानून में नेपाल के सेंट्रल बैंक का नाम आया है जो आज तक कभी भी FEMA लॉ में नहीं था. That's a new amendment. Is that very very clear? So यहाँ पे लिखा है the importer in Nepal has been permitted by the Nepal Rashtra Bank to make payment in. Wow, क्या बात. इमेजिन कर रहे हो क्या स्टेटस हो रहा है कि आज मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि मैं नेपाल और भूटान में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजैक्शन. सो फ्रॉम इंडिया आई एम सेंडिंग देम गुड्स, आई एम सेंडिंग देम दिस एक्सपोर्ट एंड आई एम मेकिंग एन इनवॉइस इन इंडियन रूपी ताकि वो लोग इंडियन रूपी में मुझे पेमेंट करें. पर नेपाल का जो इंपोर्टर है, नेपाल का जो वो डिसाइड करता है कि नहीं नहीं मुझे पेमेंट फॉरेन करेंसी में करना है. मुझे पेमेंट, एक मिनट, मैंने एक्सपोर्ट कौन से करेंसी में किया, मैंने इनवॉइस कौन से करेंसी में रेज किया, तो मुझे पेमेंट भी कौन से करेंसी में मिलना चाहिए था. तो लॉ बीच में आएगा ही नहीं यार. बिकॉज टू रिसीव इंडियन करेंसी देयर इज नो प्रॉब्लम. The problem starts when I am supposed to receive something in foreign currency. Problem starts then. अरे हाँ है ना. अब ये बोल रहा है कि अगर नेपाल का बंदा डिसाइड करता है कि मुझे किस में पेमेंट करना है, जल्दी बोलो, नेपाल का बंदा डिसाइड करता है कि किस में पेमेंट करना है, तो वो पहले नेपाल राष्ट्र बैंक को पूछेगा. किसको पूछेगा? वो पूछेगा. हम पूछेंगे क्या? हम नेपाल राष्ट्र बैंक को पूछेंगे. नेपाल राष्ट्र बैंक हमको जवाब देगा क्योंकि वो मेरे देश का सेंट्रल बैंक नहीं है. वो मुझे क्यों जवाब देगा? आई एम आउटसाइडर टू द कंट्री. अच्छा, नेपाल के राष्ट्र बैंक ने बोला तू कर पेमेंट. नेपाल के राष्ट्र बैंक ने बोला तू फॉरेन करेंसी में कर. अगर नेपाल के राष्ट्र बैंक ने ऐसा बोला तो बहुत बड़ी बात है. नेपाल इज अलाउड टू पे, नेपाल इज अलाउइंग अ नेपालीज टू पे इन फॉरेन करेंसी, जबकि इंडियन करेंसी में पेमेंट वाज एन ऑप्शन. स्टिल नेपालीज आर सेइंग टू पे इन. Then why will India should have a problem? And therefore such receipt when India receives, boss, इंडिया बोलता है अगर नेपाल अलाउ करता है देने को तो मैं तो लेने बैठा हूँ फॉरेन करेंसी यार. मैं तो लेने बैठा हूँ. मेरे को इससे ज़्यादा अच्छा क्या चाहिए? नेकी और पूछ पूछ. मैं तो इंडियन करेंसी में एक्सपोर्ट दिया था. अरे हाँ यार ना, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था तुम मुझे किस करेंसी में पेमेंट करोगे. उसकी जगह तो मेरे को क्या मिल रहा है? तो इंडियन करेंसी इज लाइक गोल्ड टू मी. इंडियन करेंसी इज लाइक गोल्ड टू मी, बट फॉरेन करेंसी इज लाइक प्लैटिनम टू मी. Why will I refuse? And therefore, for the first time, your first amendment for Nepal and Bhutan. How many of you understood this payment? अरे हाँ है ना. ठीक, इतना अंडरस्टैंड करके लॉ को इम्प्लीकेट करना पड़ता है, ऐसी बातें नहीं हो जाती है ना. सेकेंड, इफ यू आर अ मेंबर कंट्री ऑफ ACU एंड यू आर अदर देन नेपाल एंड भूटान. एक मिनट, पहली बात तो आप एक मेंबर कंट्री हो, पर एक कोई तो एसोसिएशन है ACU, कोई तो एक, तो इन्होंने ACU को पहली बार इधर कायदे से ACU को डिफाइन किया है. इट इज नथिंग बट ACU स्टैंड्स फॉर एशियन क्लियरिंग यूनियन. वाओ, व्हाई दिस डेफिनेशन? बॉस, आज मैं एक बात बताऊं, व्हाई दिस ACU इज रिक्वायर्ड. कि यार मैंने आपको डिमांड ड्राफ्ट दिया या चेक दिया, अरे हाँ यार ना, मेरे देश का दिया, तो आपके देश में क्लियर कैसे होगा? इसके लिए पूरे एशिया के सारे कंट्रीज ने मिलकर एक क्लियरिंग यूनियन बनाया है कि एक देश का चेक दूसरे चेक को देश को जाए तो भी वहां क्लियर हो सके. बिकॉज क्लियरिंग कैन बी डन ओनली विद द सेम बैंक. इफ द बैंक इज डिफरेंट एंड द कंट्री इज डिफरेंट, देन आई नीड समबॉडी हु इज ऑथराइजिंग सच काइंड ऑफ क्लियरिंग ऑफ चेक. नहीं तो पेमेंट आएगा कैसे बैंक में? सामने वाला बोलेगा ये भाई ये बैंक तो मेरे में चलेगा
इसलिए वी नीड ACU. पहली बार ACU का रेफरेंस आया, नया कॉन्सेप्ट, एशियन क्लियरिंग यूनियन. इट इज अ वेरी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट इन दिस कंट्री राइट नाउ. और जब नया लॉ आता है तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट अपने को अपने आप को पूरा उसके साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि रियल लाइफ में जब ये काम होगा तो रियल लाइफ में आज के टाइम में, जब आज के दिन में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरे इंडिया में ACU ट्रांजेक्शन शुरू हो चुके हैं. तो कंप्लायंस के एंगल से जब लॉ को कंप्लाई करना हमारा काम है, तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हमको अपडेट्स होना ही चाहिए. दैट्स द रीजन हमको ये अपडेट डाला हुआ है फेमा लॉ में. तो अगर आप मेंबर कंट्री हैं ACU के, एशियन, बट अभी अदर देन नेपाल एंड अदर देन, तो डोंट वरी, एक काम कीजिए, आप ACU के मैकेनिज्म को फॉलो कीजिए. किसके मैकेनिज्म को फॉलो कीजिए? बिकॉज यू आर अ मेंबर कंट्री ऑफ एशियन clearing union. Okay, if I am a member of some union, I will follow the directions of my union. मेरा यूनियन जैसे बोलेगा मैं करेगा. और अगर मेरा मैकेनिज्म नहीं है तो प्लीज चेक RBI directions. Then check. So either I will check ACU directions, and if ACU does not give me any direction, then I will check RBI directions, and I can accept the payment. I can. Last but not the least, please try to understand. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इंपोर्ट हुआ है, वेदर गुड्स आर शिप टू इंडिया, उल्टा, अभी एक्सपोर्ट हो गया, अभी इंपोर्ट. इंपोर्ट अगर मतलब इंडिया इंपोर्टर है, इंडिया क्या है, और गुड्स इंडिया में आए हैं, और वो भी अदर देन नेपाल एंड, और जो जहां से आए हैं वो बंदा ACU का मेंबर नहीं है. वो जहां से आए, जिस देश से, वो देश मेरा मेंबर, ACU का मेंबर नहीं है. तो पेमेंट कैसे किया जाएगा? इधर इन, जल्दी बोलो, और इन एनी, दैट इज द पॉइंट नंबर 3. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस शैल बी मेड एज अ एक्सटेंशन टू ऑल द FTP. मतलब पूरा FTP तो आपको मानना ही पड़ेगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बहुत सारे नए लॉ आए जो मुझे पढ़ाने हैं आपको. ओके, लेट्स स्टार्ट. पहला इसका कॉमन क्या पढ़ा मैं? पहला पढ़ा ट्रेड ट्रांजैक्शन. क्या पढ़ा बोलो? ये पहला मोटिव होता है पैसा लेना या पैसा देने के लिए. सबसे पहला हम क्यों ऐसा करेंगे किसी देश के साथ? बिकॉज वी मस्ट हैव डन सम ट्रेड. दैट्स द फर्स्ट मोटिव. द सेकंड मोटिव इज एनीथिंग अदर देन ट्रेड. ट्रेड छोड़ के कुछ भी हो, मतलब या तो आपने जेन्युइन उनके साथ बाइंग या सेलिंग किया है, या बाइंग एंड सेलिंग नहीं किया है तो कोई और वजह हो सकती है, और कोई भी वजह, सारी वजह पॉइंट नंबर 2 ने कवर करी. पॉइंट नंबर 2 ने क्या बोला है? अगर देश नेपाल एंड भूटान है और अपने को पैसा लेना कौन से करेंसी में था? बोलो, या देना इंडियन करेंसी में था, एंड यू वांट टू पे इन, ओके, so here it says in Indian rupees provided in case of overseas investment in Bhutan. क्या बोला? बोलो, overseas मतलब अगर हमको भूटान में इन्वेस्ट करना है, कैन यू इमेजिन, भूटान में क्या करना है? तो पहले इंडियन करेंसी अलाउड था, पहली बार इन्होंने क्या बोला है? पेमेंट में ऑल्सो भी मेड इन भूटान को हम लोग अदर देन ट्रेड में फॉरेन करेंसी दे सकते हैं. तो दूसरा कोई देश होगा तो यू मे मेक द पेमेंट इन इंडियन करेंसी और एनी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समझो मैं पेमेंट कर रहा हूं कोई ऐसे बंदे को जो मेरे देश का नहीं है, आउटसाइड इंडिया का ही रेसिडेंट है, बट वो फिलहाल मेरे देश में आया हुआ है. एक मिनट, लॉजिक लगाओ, मैं एक ऐसे बंदे को पेमेंट कर रहा हूं जो देश के बाहर है रेसिडेंट, फिलहाल इंडिया आया हुआ है, तो लॉजिक लगाओ मुझे कौन सी करेंसी में पेमेंट करना चाहिए? वो कहाँ है? मतलब मेरे आंख के सामने है, तो मैं कौन सी करेंसी दूंगा उसको? भाई सोचना ही नहीं है, यू विल मेड ओनली एंड ओनली इन. सो इफ समवन हैज कम टू इंडिया, देन डोंट इवन पे फॉरेन करेंसी बॉस. तुम उसके सामने हो, वो तुम्हारे नजरों के सामने है. यू आर अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, सामने वाला इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, नो प्रॉब्लम, बट प्रेजेंटली इज इन इंडिया, पे हिम ओनली इन इंडियन रुपी. Last but not the least, all this shall be made only and only via a bank account which you have maintained under foreign currency. Is that very clear? So here we complete the answer. Once again let me revise. क्या पढ़ा है हमने?
तो what the amendments are we studying? जल्दी बोलो. Foreign exchange management receipt and payment regulations 2023, ये उसका टाइटल है. बराबर है. रेगुलेशन नंबर क्या है? 3. पहला ब्लैंकेट बैन लगाओ. नो पर्सन शैल मेक और शैल रिसीव एनी पेमेंट, अरे है ना, फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट. हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट इफ देयर इज एन एप्लीकेशन व्हिच इज मेड टू, then such person may make or shall receive the payment on account of FEMA. However, it has to be done only and only via authorized person. ये हो गया इंट्रोडक्शन 3 पैराग्राफ. अच्छा, पेमेंट आप क्यों करोगे? दो तरह का ट्रांजेक्शन है, या तो ट्रेड, नॉन ट्रेड, या अदर देन ट्रेड. क्या बोलोगे? ट्रेड और सिंपल, दो ही ट्रांजेक्शन है. ट्रेड ट्रांजेक्शन में पहला या तो नेपाल एंड भूटान, मेंबर्स ऑफ द ACU अदर देन नेपाल एंड भूटान. सो गाइस, अगर मैं एक बात समझूं इस चीज को, तो मैंने जब ये चीज पढ़ी थी, जब पहली बार 2023 का, तो मैंने ऐसे पढ़ा था इसको. दिस इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिसीट एंड पेमेंट रेगुलेशन 2023. ये नया आया है. ओके, इसका रेगुलेशन नंबर क्या है? 3. ये क्या बोलता है? क्या बोल रहा है ये? व्हाट इज दिस डूइंग? पहले ये क्या लगाता है? जल्दी जल्दी बोलो. रेगुलेशन 3 पहले क्या बोलता है? पहले ब्लैंकेट बैन लगाता है. अरे है ना. व्हाट इज द ब्लैंकेट बैन? नो पर्सन शैल मेक और रिसीव एनी सच पेमेंट फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. फिर बोलता है RBI को अप्लाई करो, फिर बोलते हैं ऑथराइज पर्सन के द्वारा. पर रेगुलेशन 3 फाइनली ये करने के बाद पर्पस में आता है. तो क्या पर्पस है? बोलो जल्दी बोलो. एक तो पर्पस है ट्रेड और है दो पर्पस है. अच्छा, पहले पर्पस के 3 कैटेगरी है. कितने कैटेगरी है? पहला कैटेगरी है, बोलो, नेपाल एंड, दूसरा है मेंबर ऑफ, other than one, that is Nepal and this is other countries. 3 कैटेगरी में डाल दिया इसको. अच्छा, नेपाल एंड भूटान को हमने क्या किया है? एक्सपोर्ट. क्या किया है बोलो? और कौन सी करेंसी में किया है? INR में किया है. तो मुझे पैसा कौन सी करेंसी में मिलना चाहिए था? INR में मिलना चाहिए था. बट अगर मैंने एक्सपोर्ट INR में किया है और मैं इसको रिसीव किस में करना चाहता हूं? एम आई अलाउड? यस. पर व्हेन एम आई अलाउड? ऐसा मैं कब कर सकता हूं? कैन आई रिसीव? द आंसर इज यस. ओनली इफ द इंपोर्टर इज ऑथोराइज्ड बाय नेपाल राष्ट्रीय बैंक. अरे आया ना. इफ इंपोर्टर इज अलाउड बाय नेपाल, देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. तेरा बैंक अलाउ कर रहा है तो मेरा बैंक तो लेने को रेडी है. बड़ा क्लियर है. सेकंड बंदा बोलता है मेंबर ऑफ ACU अदर देन नेपाल एंड भूटान. तो उसके लिए पहला क्लियर है. क्या बोला है? थ्रू ACU मैकेनिज्म्स और RBI डायरेक्शंस, गाइडलाइंस नहीं. वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट. RBI डायरेक्शंस. अरे आया ना. डन. अब लास्ट एंड लास्ट अदर कंट्रीज होगा, तो देयर आर 2 ऑप्शंस. ईदर आई कैन पे इन INR और आई कैन पे इन. ये हो गया पूरा रेगुलेशन 3 का चार्ट कंप्लीट. ओके, ये पहला हो गया. सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि भाई ACU क्या है? अच्छा, अब अदर देन ट्रेड ट्रांजेक्शन. अदर देन ट्रेड ट्रांजेक्शन्स में सबसे पहले 2 कैटेगरी है. वापस बोलो, नेपाल एंड भूटान और अदर कंट्रीज. यहाँ पे ACU का बाइफर्केशन नहीं है. अच्छा, अदर कंट्रीज का तो सेम लॉजिक है. वापस बोलो, INR, वो तो सेम ही रहने वाला है अदर कंट्रीज के बारे में. बट नेपाल एंड भूटान में पहली बार बोला है कि भाई अगर मुझे क्या करना है, बोलो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना है. क्या करना है? देन फॉरेन करेंसी इज अलाउड. ये पहली बार अलाउड किया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इस पूरे का एक जनरल नोट है. क्या नोट है? If the person resident outside India is on a visit to India, then please don't do murkhapan. Make payment only and only in. That's all. This is a whole chart of the new amendment. First time amendments आप पढ़ भी रहे हैं, उसके साथ चार्ट भी आपके पास अवेलेबल है. ये चार्ट के फॉर्म में आपको अमेंडमेंट पढ़ना है. ये चार्ट आपके पास अवेलेबल है ना. और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिसीट पेमेंट रेगुलेशंस 2023 रेगुलेशन नंबर क्या है 3 और उसका पर्पस के साथ मैंने पूरा आपको ये चार्ट बना के दिया है. इज इट वेरी वेरी क्लियर? मतलब दिस चार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एक तो नया अमेंडमेंट है, एग्जाम में आएगा और अगर आप ऐसा चार्ट बना के आज गए तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा. आप बोले अमेंडमेंट पढ़ के नहीं आया बंदा, अमेंडमेंट का चार्ट बना के आ रहा है एग्जाम में. इज इट वेरी वेरी क्लियर? सो प्लीज नोट दिस अमेंडमेंट. Very very important amendment for ECIPL chapter FEMA regulation number 3. Is it very very clear to all of you? अरे बोलो जल्दी. शाबाश.